बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमने यूं देख लिया था कि यूं कह लें कि आपके पास अगर कोई सिग्नल है जो एक ए पीरियोडिक सिग्नल है और वो कॉन्टिन्यूस टाइम भी है, तो ऐसे ए पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को अगर आपने इन टर्म्स ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म के अंदर लिखना है, तो वो आप किस तरीके से लिखते हैं। तो हमने देखा था कि ये काम आप कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंथेसिस इक्वेशन और एनालिसिस इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी। ये हमने देखा था कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ये कॉन्टिन्यूस टाइम आपके पास सिग्नल है, तो इस कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंथेसिस इक्वेशन। ठीक है जी। और इस सिंथेसिस इक्वेशन में ये एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये अननोन है, तो इस एक्स ऑफ ओमेगा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एनालिसिस इक्वेशन। और ये एक्स ऑफ ओमेगा का नाम हमने डिस्कस कर लिया था कि इसको नाम हमने दिया था फोरियर ट्रांसफॉर्म का या कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आपके पास एक्स ऑफ टी जो है ये अगर इसमें अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, तो इसका अगर कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो ये एक्स ऑफ ओमेगा जो होगा इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो आपका सिग्नल है एक्स ऑफ ओमेगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा आ जाएगा। एक्स ऑफ टी आपके पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है और एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। मैम ने ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्स ऑफ ओमेगा जो होगा ये वाला, बेशक आपका एक्स ऑफ टी जो है वो प्योरली रियल हो या प्योरली इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स हो, ये आपका जो एक्स ऑफ ओमेगा जो आएगा फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल ही आएगा और उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल का एक रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो लिहाजा एक्स ऑफ ओमेगा को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड्स और फेज की फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करें। तो ये चीजें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म की जो पहली प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई टाइम डोमेन या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी है, इसका अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा आए, तो इस केस के अंदर अगर आपके पास जो एक्स ऑफ टी था जिसका आप जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने लगे हैं या कॉन्टिन्यूस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसका आप ले रहे हैं, ये अगर जो है ये एक्स ऑफ टी अगर प्योरली रियल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर ये रियल है तो एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये फिर भी आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल ही आएगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मगर होगा क्या कि अगर एक्स ऑफ टी रियल है तो एक्स ऑफ ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा वो क्या होगा कि अगर उस कॉम्प्लेक्स सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा का अगर हम कॉन्जुगेट ले लें तो वो ये जो कॉन्जुगेट सिग्नल आएगा ये सिग्नल इक्वल होगा अगर हम अपने एक्चुअल इस एक्स ऑफ ओमेगा को टाइम के अंदर रिवर्स कर दें तो। ठीक है, तो अगर हम एक्स ऑफ ओमेगा आपके पास सिग्नल है, इसको अंदर सॉरी टाइम के अंदर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर इसको फ्रिक्वेंसी में रिवर्स कर दें एक्स ऑफ ओमेगा को अगर हम फ्रिक्वेंसी के अंदर, ये फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इसको फ्रिक्वेंसी के ऊपर रिवर्स कर दें, आपको टाइम के अंदर सिग्नल अगर टाइम के अंदर रिप्रेजेंटेड है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, वो आपको ऑलरेडी रिप्रेजेंट करना आता है। तो अगर आपका एक्स ऑफ ओमेगा जो एक फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल है, टाइम के अंदर आपको रिवर्सल आता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी रिवर्सल भी कर सकते हैं। तो अगर हम अपने एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नल को फ्रीक्वेंसी के अंदर रिवर्सल करें तो ये सेम होगा कि अगर हम अपने इस फ्रीक्वेंसी जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है इसका बेशक हम जो है कॉन्जुगेट ले लें, ये दोनों चीजें सेम ही होंगी। क्लियर है जी? अच्छा अच्छा, इसको हम और भी तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि अगर आपका एक्स ऑफ ओमेगा जो है कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा तो इस कॉम्प्लेक्स सिग्नल का कोई ना कोई रियल पार्ट भी होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा।
ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इस एक्स ऑफ ओमेगा का जो रियल पार्ट होगा वो इक्वल होगा आपके ये जो फ्रीक्वेंसी में रिवर्स सिग्नल है एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, इसका रियल पार्ट के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिग्नल जो है एक्स ऑफ ओमेगा, इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के अंदर रिवर्स भी कर लें तो इन दोनों के रियल पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे? वो फिर भी आपके पास सेम ही निकलेंगे, ठीक है। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक्स ऑफ ओमेगा कोई सिग्नल है, इसका मैग्नीट्यूड आप लेते हैं और एक्स ऑफ माइनस ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये दोनों के दोनों सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ऑफ ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड है वो इवन है। ये एक इवन सिग्नल बनता है क्योंकि जो इवन सिग्नल होता है उसका ही ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको हम रिवर्स भी कर दें तो वो सेम रहता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल ये अगर आपका एक सिग्नल है, अगर मैं इसको शो नहीं करता कि ये टाइम के अंदर है या फ्रिक्वेंसी के अंदर है, ये अगर आपका कोई सिग्नल है इस तरीके से कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो इसको अगर आप अगर लेट्स सपोज ये टाइम के अंदर है, टाइम डोमेन में, तो इसको अंदर रिवर्स कर दें तो फिर भी आपके पास अगर एक्स ऑफ टी ये है तो एक्स ऑफ माइनस टी भी यही रहेगा, ठीक है। इसको रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं इसकी बजाय ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में अगर हमारा ये सिग्नल है तो ये हमारा एक्स ऑफ ओमेगा जो होगा, एक्स ऑफ ओमेगा इक्वल हो जाएगा हमारे एक्स ऑफ माइनस ओमेगा के, ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एक एक्स ऑफ ओमेगा जो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह का है। मैं कहता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह का होता है कि वो इवन होता है। लिहाजा अगर एक्स ऑफ ओमेगा के मैग्नीट्यूड को अगर हम फ्रिक्वेंसी में रिवर्स भी कर दें तो आपके जो सिग्नल है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका सिग्नल जो है एक्स ऑफ ओमेगा, इसका रियल पार्ट जो है वो भी एक इवन सिग्नल ही बनता है क्योंकि इसके रियल पार्ट को भी अगर हम फ्रिक्वेंसी में रिवर्स कर दें तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहता है क्योंकि एक्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि इमेजिनरी पार्ट क्या कहता है? इमेजिनरी पार्ट क्या है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये इक्वल होगा माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा जो है ये एक ऑड सिग्नल बनता है, ठीक है। चूंकि ऑड बनता है तो लिहाजा इसका जो रिवर्स सिग्नल होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, रिवर्स सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा का जो रिवर्स होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा का रिवर्स सिग्नल क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है जी। तो ये चूंकि एक ऑड सिग्नल बनता है लिहाजा इसके साथ बाहर माइनस आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो फेज होगा एक्स ऑफ ओमेगा का ये भी एक ऑड सिग्नल ही बनेगा, तो लिहाजा इसके लिए भी ये ट्रू है कि एक्स ऑफ फेज ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फेज ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम इनको प्लॉट करके भी देखें, ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर एक आपके पास सिग्नल है ई एस पर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ये कि आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल है, इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपके पास 1/a प्लस जे ओमेगा ये आ जाता है, गिवन दैट कि आपका ए जो है वो 0 से बड़ा है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी एग्जांपल हमने किया। अगर ए 0 से बड़ा नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये जो एक्स, ये जो आपके पास सिग्नल है ये वाला, ये सिग्नल जो है ये एक ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगा, लिहाजा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा अगर ए जो है ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल बनेगा। तो ये अगर जो का टाइम डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ टी है तो इसका जो एक्स ऑफ ओमेगा जो है, जो इसका बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म है, उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है वो बिल्कुल एक इवन सिग्नल बनता है। इसको अगर हम टाइम के अंदर, फ्रिक्वेंसी के अंदर सॉरी रिवर्स भी कर दें तो आपका जो सिग्नल है वो सेम ही रहेगा। लिहाजा इस सिग्नल के लिए ये लिखना मुश्किल नहीं है, ये आप इजीली लिख सकते हैं कि एक्स ऑफ ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, ठीक है जी। तो ये सेम है क्योंकि ये इवन सिग्नल आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से
जो इसका फेज है, फेज ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपके पास एक ऑड सिग्नल बन रहा है। चूंकि ऑड सिग्नल बन रहा है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि फेज ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू फेज ऑफ माइनस द फेज ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम रिवर्स कर दें, ये आपका जो सिग्नल है इसको अगर मैं लिखूं, इसका रिवर्स्ड वर्जन मैं यहाँ पे लिखूं तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू द फेज ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा, मगर साथ आपको माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? जब आप इसको, ये सिग्नल को अगर फ्रीक्वेंसी में रिवर्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि इनको इक्वेट करने के लिए फिर आपको माइनस का साइन साथ पे लगाना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया जी? तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी थी, कि जिसमें हमने देख लिया कि आपका कोई भी आपके पास एक सिग्नल है, तो टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल है, तो ऐसा सिग्नल जो है उसके बारे में हमने ये प्रॉपर्टीज देख ली हैं कि उसकी फेज की क्या प्रॉपर्टी होगी और उसका जो है उसके मैग्नीट्यूड की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है जी? उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक इवन सिग्नल बनेगा और उसका फेज जो है वो एक हमेशा जो है ऑड सिग्नल बनेगा। ठीक है जी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, ये हमारी है टाइम स्केलिंग की, टाइम एंड फ्रिक्वेंसी स्केलिंग की। अब हमने ऑलरेडी देखा था कि कोई भी सिग्नल आपके पास एक्स ऑफ टी है, इसको आप टाइम के अंदर इसकी आप स्केलिंग कर सकते हैं। ये हमने टाइम स्केलिंग तो इसकी ऑलरेडी हमने डिस्कस की भी है और वो आपको ऑलरेडी पता भी है कि टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है, कि आपके पास कोई भी सिग्नल है, उसके टाइम को किसी भी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका सिग्नल टाइम स्केल हो जाता है। ठीक है जी? हमने ये देख लिया था कि अगर जो ए है वो 1 से ग्रेटर है तो फिर स्केलिंग कैसे होती है और 1 से स्मॉलर है तो फिर स्केलिंग पे क्या फर्क पड़ता है। अब प्रॉपर्टी आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप किसी भी टाइम डोमेन सिग्नल को स्केल कर रहे हैं विद द फैक्टर ए, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ ओमेगा, वो स्केल हो जाएगा विद द फैक्टर 1/a। ठीक है जी? तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो टाइम के अंदर एक्सपैंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब आप उस सिग्नल को लेके जाएंगे तो वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है जी? और अगर आपका सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन के अंदर जो है श्रिंक कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जाएंगे तो एक्सपैंड करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ए से टाइम डोमेन सिग्नल का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओमेगा जो है वो 1/a से मल्टीप्लाई होगा, वो रेसिप्रोकल होगा इसका। ठीक है? खैर इसका एम्पलीट्यूड में भी फर्क पड़ेगा, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। खैर दैट इज अ सेपरेट थिंग, मगर इसका जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि आपके पास अगर टाइम के अंदर आप स्केलिंग कर रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी के अंदर उसकी स्केलिंग उसका रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिग्नल आई -a t u ऑफ t, तो अगर आप इसकी जो है इसको आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में लेके जाते हैं 1/a j ओमेगा, ये इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनेगा। ठीक है जी? अब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद तो इसको आप फर्दर आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। आपने डिनोमिनेटर के अंदर जो टर्म है उसके अंदर आपने सिर्फ ए को कॉमन लिया, उसको ए को कॉमन लेके आप बाहर यहाँ पे ले आए और बाकी टर्म्स आपकी इस तरह से बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका टाइम डोमेन सिग्नल जो है उसमें आपका टाइम जो है वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में आपकी ओमेगा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/a के साथ। ठीक है जी? तो लिहाजा इट्स वेरी सिंपल टू see it in the figure as well, कि आपके पास अगर सिग्नल जो है टाइम डोमेन सिग्नल वो इस तरह का सिग्नल है, तो हम देख चुके हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसके फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल का मैग्नीट्यूड वो कुछ इस तरह से होगा। अब अगर एक्स ऑफ टी जो है ये आपका एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि जो सिग्नल जो है वो अगर आपके पास जो है एग्जिस्ट करता था किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी कि आपका जो ये सिग्नल टाइम डोमेन ये 0 से लेकर एग्जिस्ट करता है, लेट्स सपोज इस टाइम टी नॉट तक, तो अगर हम इसको टाइम के अंदर एक्सपैंड कर दें तो ये सिग्नल आपका जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये एग्जिस्ट करेगा कुछ यहाँ पे जाके आपके पास करेगा ये, लिहाजा टाइम के अंदर सिग्नल एक्सपैंड हो गया। तो अगर टाइम के अंदर सिग्नल एक्सपैंड हो गया तो फ्रिक्वेंसी के अंदर सिग्नल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से बन जाएगा।
क्लियर हो गया जी? अच्छा, और अगर आपके पास सिग्नल जो ये वाला सिग्नल जो है वो अगर कुछ इस तरह से होता, श्रिंक कर जाता टाइम के अंदर, जल्दी इस तरह से जीरो पे अप्रोच कर लेता, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये सिग्नल जो है वो एक्सपैंड कर जाना था कुछ इस तरह से, शायद मैं एग्जैक्ट इसको नहीं ड्रॉ कर रहा, मगर ये जो है कुछ इस तरह से एक्सपैंड कर जाता। ठीक है जी? तो बिल्कुल सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल एक्सपैंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो श्रिंक करेगा, टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल जो है वो श्रिंक कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है जी, क्लियर? अब इसकी एक एग्जांपल भी है, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये जो ओपनिंग है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पहले ये प्ले करके आपको दिखाएंगे कि रियल टाइम के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करेंगे, तो जिस ड्यूरेशन के अंदर वो आपने जितनी देर के अंदर वो रिकॉर्डिंग हुई है उतनी देर के अंदर ही वो रिकॉर्डिंग को प्ले करेंगे। ठीक है जी? तो लिहाजा सिग्नल की जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिग्नल, आप जो एक्चुअल सिग्नल होगा, रिकॉर्डेड सिग्नल भी आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको सुनाई देगा। बाद में ये दूसरा स्टेप ये करेंगे कि आपका जो एक्चुअल सिग्नल था जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, इसको आप वो क्या करेंगे कि एक्सपैंड कर देंगे, यानी कि वो इस तरह से प्ले करेंगे सिग्नल को टेप रिकॉर्डर के थ्रू कि वो आपको जो है ज्यादा टाइम के अंदर वो वही वाला जो रिकॉर्डेड सिग्नल वो ज्यादा टाइम के अंदर आपको सुनाई दे। ठीक है? तो जब ऐसे करेंगे तो फिर ये देखेंगे कि आपका जो सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो जो है वो लो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड ये काम करेंगे कि अगर आपने वही वाला सिग्नल जो रिकॉर्ड किया है इसको बड़ी तेजी से प्ले करेंगे और बड़े कम टाइम के अंदर अगर इसको प्ले कर लें, फास्ट फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं, तेजी से प्ले करेंगे, तो आप देखेंगे कि सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी? अगर वो कम टाइम के अंदर प्ले करें तो फ्रिक्वेंसी इसकी हाई हो जाएगी। तो लिहाजा इसको मैं आपकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसको आप और से ज़रा देखिएगा। Context. Essentially, you can think of this as an example, or a generalization rather, of the notion that if, let's say, essentially, you can think of this as an example, or a generalization rather, of the notion that if, let's say, I had a signal that was recorded on a tape player, and if I played the tape back at, let's say, twice the speed, which means that I'm compressing the time axis linearly by a factor of 2, then in fact what happens is that the frequencies that we observe get pushed up by a factor of 2. And in fact, let me illustrate that. I have here a glockenspiel, and anyone who loves a parade certainly knows what a glockenspiel is. And this particular glockenspiel has 3 A's separated each by an octave. There's a middle A, a high A, and a low A. And what I've done is to record the middle A on a tape at 7.5 inches per second, and what I'd like to demonstrate is that as we play that back, either at twice or half speed, the effective note gets moved down or up by an octave. So let me first play the note at the speed at which it was recorded. And so what we'll hear is the middle A as I've recorded it, and let me just start the tape player. Okay, let me stop it, and hopefully what you heard is the same note from the tape recorder as the note that I played on the glockenspiel. Okay, well now I'll rewind the tape, and we'll go back to the beginning of that portion. And now if I change the tape speed to half the speed, so from 7.5 inches per second
I'll change the tape speed to 3 3/4 inches per second. And now when I play the tape back, because in effect, because of the inverse relationship between time and frequency scaling, we're now scaling in time by stretching out. We would expect the frequencies to be lowered by a factor of 2. We should now expect the taped note to be an octave lower, matching this lower A. So let's just play that. Okay, let me stop it, and again, we'll rewind the tape, go back to the beginning, and now we'll play this at twice the speed, so I'll change from 3 3/4 to 15 inches per second. And now when I play it, we would expect that to match the upper note, and let's just do that. Okay, well, although that's a result that intuitively probably makes considerable sense, in fact, what that is an illustration of the inverse relationship between time scaling and frequency scaling. And also, by the way, it was finally my opportunity to play the Glockenspiel on television. ठीक है बच्चों, I hope कि आप लोगों को समझ आई होगी और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर आपके पास जो है टाइम के अंदर आप सिग्नल को अगर एक्सपेंड करते हैं तो आपके फ्रिक्वेंसी में वो सिग्नल, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, उसका बैंड कम हो जाता है। और अगर आपके पास टाइम के अंदर सिग्नल जो है वो श्रिंक कर दे, बहुत कम टाइम के अंदर आप अपने सिग्नल को प्ले करें, तो आप देख सकते हैं कि आपने सुना भी होगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो है वो एक्सपेंड कर जाती है, वो बढ़ जाती है उसकी। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम अपनी एनालिसिस इक्वेशन और सिंथेसिस इक्वेशन को दोबारा जरा अगर देखें तो आपके पास ये, अगर आपके पास x of t है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स बाय यूजिंग दिस सिंथेसिस इक्वेशन, जो आपके पास जो है बेसिकली इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है। और ये अगर आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसमें x of ओमेगा जो है ये फाइंड आउट करने का तरीका है, वो आप एनालिसिस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो आप इसको लिखते इस तरीके से हैं कि x of t जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपके पास x of ओमेगा बन जाएगा। और हमने कहा है कि x of ओमेगा जो है ये आपके पास हमेशा एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, जिसका इमेजिनरी पार्ट भी एक होगा और रियल पार्ट भी होगा, या फिर जिसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और इसका कोई ना कोई फेज होगा। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये डुअलिटी की प्रॉपर्टी है। डुअलिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई सिग्नल है, कुछ इस तरह का आपके पास सिग्नल है, और ये सिग्नल आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम सिंक सिग्नल या सिंक फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो आपके पास सिंक सिग्नल है, अगर आपको इसका नाम नहीं भी पता, बहरहाल ये आपका जो है ये एक सिंक सिग्नल है। और अगर आपको ये पता है कि आपका सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन के अगर अंदर इस तरह का है, तो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास एक स्क्वायर वेव मिलती है। ठीक है, अगर आप इसको खुद से करना चाहें तो आप इसको कर लीजिएगा, मगर बहरहाल फिलहाल हम इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसे ही होगा। मगर आप इसको प्रूव करना चाहें, एग्जाम्पल 4.11 आपकी बुक के अंदर है, तो आप इसको खुद से प्रूव भी कर सकते हैं कि आपका सिग्नल जो है वो अगर इस तरह का सिग्नल है जो जिसका फॉर्मूला ये है, तो अगर इसको आपने फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर लेके जाना है तो आप देखेंगे कि आपके पास स्क्वायर वेव आएगी। ठीक है जी। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ये सिग्नल, सिंक सिग्नल का अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगी। तो 4.10 एग्जांपल के अंदर आप ये देखते हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर सिग्नल हो, इसकी आप अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो आपके पास सिंक आ जाएगा। तो यही आपकी डुअलिटी प्रॉपर्टी है कि अगर एक आपके पास सिग्नल है, उसकी जो है जो भी आपका लेट्स सपोज सिंक सिग्नल है बेशक, तो इस तरह का जो सिग्नल होगा या कोई भी आपके पास सिग्नल है,
वो बेसिकली अगर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपके पास जो एक सिग्नल आया है वो ये है। तो यही सेम सिग्नल जो है, अगर ये जो फ्रिक्वेंसी डोमेन वाला सिग्नल इसको वापस अगर ये टाइम डोमेन के अंदर होता आपके पास, तो ये सिग्नल का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते तो आपके पास ये वाला सिग्नल आता। ठीक है, तो यही आपकी डुअलिटी प्रॉपर्टी है कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ये आता है, तो अगर ये सिग्नल जो है आपके पास टाइम डोमेन के अंदर हो, तो इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास ये वाला सिग्नल होगा। ठीक है जी, क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो हम इसको अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आपकी डुअलिटी प्रॉपर्टी है। पार्सिवल आपकी रिलेशनशिप क्या कहती है कि अगर एक आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो इसकी एनर्जी अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो इसकी एनर्जी आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में देखा था कि कोई भी आपके पास सिग्नल हो या कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल हो तो उसकी एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला है। मगर पार्सिवल रिलेशन ये कहती है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी जो है टाइम डोमेन सिग्नल है, उसकी फ्रिक्वेंसी तो आपको उसकी एनर्जी तो आपको फाइंड आउट करनी आती है, वो इस फार्मूला के थ्रू हो सकती है। मगर अगर एक्स ऑफ टी को अगर आप फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाएं तो आपके पास सिग्नल जो इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल एक्स ऑफ ओमेगा बन जाए, तो एक्स ऑफ ओमेगा के थ्रू भी आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने टाइम डोमेन सिग्नल की एनर्जी फाइंड आउट की थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल की एनर्जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको 1/2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों एनर्जी जो है ये दोनों सेम होंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने पास सिग्नल आपका टाइम डोमेन में हो या आपके पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में सिग्नल हो, तो दोनों की एनर्जी, अगर टाइम डोमेन सिग्नल की एनर्जी आप इस तरह से फाइंड आउट करें और फ्रिक्वेंसी डोमेन सिग्नल की आप अगर एनर्जी इस तरीके से फाइंड आउट करके 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास दोनों एनर्जी सेम आएंगे। ठीक है जी, तो ये पार्शिवल रिलेशन है। फोरियर सीरीज के केस में भी हम ये देख सकते हैं कि ये कहता है कि अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी है और इसकी एनर्जी आप फाइंड आउट करें ओवर वन स्पेसिफिक पीरियड और इसको 1/T0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये सेम होगी कि अगर आप अपने जो आपके पास फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन थी, उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपके पास जितने भी फोरियर कॉफिशिएंट्स थे, फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स, उन तमाम के मैग्नीट्यूड्स का आप सम कर लें। तो उन तमाम के मैग्नीट्यूड्स का आप सम करेंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो बेसिकली आपके पास एक्स ऑफ टी जो सिग्नल था उसकी जो एक पीरियड के ऊपर जो उसकी एनर्जी थी वही उसकी फाइंड आउट होगी, वही आएगी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि अगर आप किसी भी सिग्नल को एक्स ऑफ टी को टाइम के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आपका पास जो सिग्नल आएगा वो ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्स ऑफ ओमेगा है, तो अगर इस एक्स ऑफ टी का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वो नया सिग्नल नहीं होगा, बल्कि एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था एक्स ऑफ ओमेगा, वो सिंपली ई रेज़ टू द माइनस जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी सिग्नल एक्स ऑफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको एक्स ऑफ जे ओमेगा पता है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वो सिंपली आपका एक्स ऑफ ओमेगा को आप मल्टीप्लाई कर दे जे ओमेगा के साथ, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी डुअलिटी है इसके साथ ही। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका डेरिवेटिव लें अगर एक्स ऑफ टी का, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा टाइम्स एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा। तो आपके पास अगर एक्स ऑफ टी का इंटीग्रल आप लेके तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 1/जे ओमेगा टाइम एक्स ऑफ ओमेगा होगा, बट साथ ये आपका एक एडिशनल सिग्नल जो है ये साथ ऐड अप हो जाएगा। ठीक है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके पास एक सिग्नल था एक्स ऑफ टी, अगर आपके पास एक्स ऑफ टी सिग्नल है एक्स वन ऑफ टी और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स वन ऑफ ओमेगा आ रहा है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और एक और सिग्नल आपके पास एक्स ऑफ टू ऑफ टी है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपको पता है कि क्या है, एक्स टू ऑफ ओमेगा है। तो ये जो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है।
ये क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को एड अप करके अपना इनपुट सिग्नल बना लें इस तरह का, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो बेसिकली इन दो फोरियर ट्रांसफॉर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो ये आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी है, इसको हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है और मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।